आज का जो टॉपिक है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट 11। ओके, अब आपने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में प्योरिसिटी में कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं, 6 ग्रुप्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 NP1 to 6, राइट। जो हमने पढ़ना है इस साल दैट इज ओनली 2 ग्रुप्स, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, तो हम उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। When we are going to group 13, तो ग्रुप 13 के जो मेंबर्स हैं दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, राइट। General electronic configuration of this group is NS2 NP1। जब हम ग्रुप 14 पढ़ते हैं तो ग्रुप 14 में हमारे पास कार्बन से शुरू होता है, कार्बन फैमिली इसे हम बुलाते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। General electronic configuration is going to be NS2 NP2। So before going on to the groups there are a few things which you should know जो कि हम पढ़ेंगे under the general characteristics of P block। General characteristics of P block। So point wise लिखते हैं हम इसको। Number 1, they have general electronic configuration of NS2 NP1 to 6। Number 2, they consist of solids, liquids and gases। ठीक है, मोस्टली बट दे एग्जिस्ट एज गैसेस। कुछ जो है वो सॉलिड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लिक्विड्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड्स जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, ठीक है, बट मोस्टली जो है वो गैसेस की तरह ही एग्जिस्ट करेंगे। देन नंबर 3, दे कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स and metalloids। The non-metallic character increases along a period। Non-metallic character increases along a period, fluorine being the most electronegative and non-metallic character decreases along a group। तो जो लास्ट मेंबर्स होंगे जैसे आप यहाँ पे ही कर रहे हो, तो यहाँ पे थेलियम दैट इज गोइंग टू बी मेटल, यहाँ पे टिन एंड लेड दे आर गोइंग टू बी मेटल। बोरोन किसी किसी बुक्स में मेटलॉइड दिया हुआ है, किसी किसी बुक्स में नॉन मेटल की तरह भी दिया हुआ है। कार्बन, सिलिकॉन एंड कार्बन एंड सिलिकॉन दे आर नॉन मेटल्स। यूरेनियम जो है, जर्मेनियम जो है दैट इज गोइंग टू बी अ मेटलॉइड। उसी तरह से यहाँ पे गैलियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम बिहेव्स एज अ मेटलॉइड, ठीक है। सो इसमें सारे के सारे हैं कि एज वी विल कीप ऑन गोइंग अ लॉन्गर पीरियड तो कार्बन जो है वो बोरोन से ज्यादा नॉन मेटालिक होगा। उसी तरह से थेलियम इज गोइंग टू बी मेटालिक। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर को क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज। सो देयरफॉर थेलियम दैट इज गोइंग टू बी अ मेटल, ठीक है। देन नंबर 4, ऑक्सीडेशन स्टेट। स्पेसिफिकली जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन 2 की कर रहे हैं तो ये वाला जो ग्रुप है ये शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3,
ठीक है, हमने थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती रहती है टू द सेंटर और फिर उसके बाद डिक्रीज करती रहती है, यही पढ़ा था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी +3 है, इसकी 4 है, पर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी NH2 NP1, इसकी NH2 NP2, सो ये +3 बाय लूजिंग ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये +4 बाय लूजिंग ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे हमारे पास ये आ गया टिन, तो टिन के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई, SN2 एंड SN4 पॉजिटिव। उसी तरह से Pb के पास भी Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि when we go down the group, the lower oxidation state becomes more stable. Lower oxidation state becomes more stable due to inert pair effect. ये वाला जो वर्ड है हम बहुत बारी यूज करेंगे इस चैप्टर में। क्या होता है inert pair effect? लिखो, inert pair effect is the reluctance of s electrons to participate in bonding. So यहाँ पे देखो s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगी ना, फिर ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो लोअर जब हम जाते हैं, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे Pb2 इज मोर स्टेबल देन Pb4 और यहाँ पे SN4 इज मोर स्टेबल देन SN2। क्लियर हो गया? दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर भी किया है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी किया है, तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक या एसिडिक? The oxides of metals are basic. The oxides of non-metals are acidic, and the oxides of metalloids are amphoteric in nature. Okay? जैसे for example अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा that is going to be acidic। उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड लेते हैं that is going to be acidic, ठीक है। पर अगर हम लोग कोई भी मेटल ले लें, जैसे इसी में से हम मेटल ले रहे हैं, हम PbO ले लेते हैं, तो लेड इज अ मेटल ओवर हियर, तो लेड का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो है वो मेटलॉइड है, सो इसके जो ऑक्साइड होंगे दैट इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होते हैं एम्फोटेरिक? जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और वो बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ओके, सो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। ये सेम रीजंस हमने देने हैं, डिफरेंस इन, ओके। अब फर्स्ट एलिमेंट रीजंस हमको पता है, नंबर 1 स्मॉल साइज, नंबर 2 high ionization energy, number 3 high, अब in this case metallic character के जगह हम दूसरा वो यूज करेंगे that is electronegativity, right? P ब्लॉक में क्योंकि electronegativity की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, so यहाँ पे the third reason is high electronegativity and fourth is absence of empty d orbitals, absence of empty d orbitals, ठीक है। अब इन चार की वजह से लेट्स सी कि कैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज डिफरेंट। सो पॉइंट्स में हम लिखते हैं, नंबर 1 फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप belonging to second period has only 4 valence orbitals। मतलब कि जब हम लोग फर्स्ट मेंबर कर रहे हैं
जैसे हम बोरोन कर रहे हैं, तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p1, ठीक है। और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2 2p2, राइट। अब इसके पास एक ऑर्बिटल इसका हो गया, 3 ऑर्बिटल्स इसके हो गए, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4। उसी तरह से इसके पास एक ऑर्बिटल इसका हो गया और 3 ऑर्बिटल्स इसके हो गए, 4, राइट। तो जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो वो इस तरह से होगी कि ये कोवैलेंसी शो करेगी 3 की, क्योंकि इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और जो कार्बन है वो कोवैलेंसी शो करता है 4 की। 4 से आगे एक्सटेंडेड कोवैलेंसी फर्स्ट मेंबर नहीं शो कर सकता, क्योंकि उसके पास आगे खाली ऑर्बिटल्स ही नहीं है। जब इसकी हम बोरोन की एक्साइटेड स्टेट करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में s के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन s से एक्साइट होके p में चला गया, राइट। और वेयर एज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन s में रह गया और एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया। आपको मैंने बताया था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग उन्हीं के साथ कर सकते हैं, पेयर्ड के साथ हम नहीं कर सकते। इसके पास 3 अनपेयर्ड है। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन देना भी चाहे तो वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है ना, क्योंकि इसके पास एक ही रूम खाली है, ठीक है। अब अगर वो और देना चाहे तो नहीं दे सकता, बिकॉज उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है ही नहीं। So due to absence of empty d orbitals, this can only show covalence up to 4. समझ में आ गया? तो बोरोन का जो फैमिली है वो सिर्फ Bf4 नेगेटिव बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। उसी तरह से कार्बन जो है वो बना सकता है क्या? CX4, बट सिलिकॉन के पास अब एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है। कार्बन से नेक्स्ट सिलिकॉन आया ना, सिलिकॉन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है, तो सिलिकॉन बना सकता है एक्सटेंडेड ऑक्टेट। 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास आउटरमोस्ट में, और हमने पढ़ा इसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सटेंडेड ऑक्टेट। 3 होती है ना, एक होती है डेफिशिएंट ऑक्टेट जिसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि Bf3 बनाएगा, ठीक। एक होती है एक्सेस ऑक्टेट जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट में, या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो वो हो गए क्या? एक्सेस। और एक होता है सफिशिएंट ऑक्टेट जिसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन जो है वो सफिशिएंट ऑक्टेट बना रहा है, बोरोन जो है वो ना बोरोन डेफिशिएंट बना रहा है, और सिलिकॉन जो है वो एक्सटेंडेड बना रहा है। क्यों बना रहा है सिलिकॉन एक्सटेंडेड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्टिविटी। लिखो इसमें, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, d orbitals of elements of third period, they are more reactive than those of elements of second period due to presence of vacant d orbitals. Third property, tendency to form multiple bonding. मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। सो लिखो इसमें, because of combined effect of smaller size and availability of d orbitals, smaller size and availability of
d orbitals, the first member of each group shows tendency to form p pi bonding, p pi bonding, whereas the other members of the group do not have, right? क्या मतलब इसका हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p2, ओके। उसी तरह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इधर भी p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में करा हुआ है। यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी और यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन p में है और यहाँ पे भी p में है, तो जो ऑर्बिटल्स होंगे वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रह जाएंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ना तो इसके पास d है ना इसके पास d है। तो इन दिस केस जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमें पता है कि जब भी सिंगल और डबल सिंगल बॉन्ड होता है और उसके साथ एक और या डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक पाई और एक सिग्मा, सो ये बना रहा है p पाई बॉन्डिंग बुलाते हैं इसको, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। उसी तरह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। सो नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ बना सकता है डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें और इसमें भी सिर्फ p है, d है ही नहीं, तो ये भी p पाई बॉन्डिंग बनाएगा। Whereas rest of them, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन d में एंटर करेगा, सो वहां पे p d पाई बॉन्डिंग होगी, which is not so strong. Is it clear? So that is the reason why absence of vacant d orbitals यहाँ पे explain करता है tendency to form multiple bonding systems. Is it clear to everybody? Okay. So now we go on to the first group, that is group 13 elements, which is known as the boron family. Group 13 elements, the boron family, right? Members दोबारा से लिखो इसके, कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, राइट। अब जब हम लोग करते हैं बोरोन, बोरोन जो है बहुत ही कम प्रेजेंट है, इट इज ओनली प्रेजेंट टू द रेंज ऑफ 0.001% बाय मास। कहां पे? अर्थ क्रस्ट में। बोरोन हैज टू आइसोटोप्स B10 and B11। क्या होते हैं आइसोटोप्स? Having the same atomic number but different mass number, ठीक है। बोरोन जो है वो एग्जिस्ट करता है in the form of following ores। कौन कौन सी? फर्स्ट इज बोरेक्स, बोरेक्स पाउडर सुना हुआ है ना, with the formula Na2B4O7 .10H2। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। बोरेक्स, फिर उसके बाद करनाइट, इट हैज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 हो जाएंगे इसमें। सो इट हैज द फॉर्मूला Na2B4O7 .2H2, ठीक है। and orthoboric acid, orthoboric acid having the formula H3BO3,
H3BO3, राइट। एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 13 का सबसे अबंडेंट मेटल है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant metal of group 13 and the third most abundant element in the earth's crust. Third most abundant element in the earth's crust. ठीक है, एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करेगा, जो उसकी सबसे पॉपुलर ओर है बॉक्साइट, हैविंग द फॉर्मूला Al2O3.2H2O, बॉक्साइट। फिर उसके बाद है क्रायोलाइट, Na3AlF6 क्रायोलाइट। ठीक है, बस इतनी याद रखो तुम। और एक है कोरंडम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरंडम बॉक्साइट से अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दें तो वो कोरंडम बन जाती है। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। कोरंडम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, first is electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सबकी, करो फिर। बोरोन, क्योंकि इसी पे सारा फिर आगे हमारा डिपेंड करता है। हीलियम इज बोरोन इज हीलियम 2s2 2p1, ठीक है। बोरोन के बाद आ गया एल्यूमिनियम, नियॉन 3s2, गैलियम, आर्गन। अब यहां पे 3d10 भरेंगे पहले हम। 3d10 4s2 4p1, ठीक है। अब यहां पे जो 3d10 हम भर रहे हैं, हम आगे देखेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी एटॉमिक साइज को और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करेगा। क्या पूछ रहे हो शादी? पूछ। मैम ये क्यों आया पहले 3d10? इसलिए क्योंकि गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज हाउ मच 31 है इसका एटॉमिक नंबर। तो 31 भरो जरा। आर्गन में हो गए 18, ठीक है, प्लस 10 प्लस 3 31। मैम 4s पहले क्या? वो हाँ लिख सकते हो आप 4s2 3d10। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने 3d10 भी भरने, इस तरह से भी आप लिखोगे, पहले 4s2 ही भरेगा अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम रैंडम भी लिख देते हैं, ठीक है। जब उसका एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तब हम 4s को पहले लिखेंगे। क्लियर हो गया? ओके। फिर गैलियम के बाद नेक्स्ट कौन सा है? इंडियम। इंडियम की क्या आ जाएगी? क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1, ठीक है। और लास्ट इज थैलियम। थैलियम की क्या आएगी? 5d10 6s2 5p1,
61. ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन सेकेंड इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, दो चीजें हम इसमें देखते हैं. फर्स्ट, the atomic radii of group 2 is smaller than group 13, whereas क्या होना चाहिए, जब हम longer period जाते हैं तो atomic size कम हो जाता है due to increase in nuclear charge, ऐसे ही होना चाहिए. पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि atomic size of group 2 that is, ठीक है, पक्का? रीजन दे सकते हो कुछ इसका? कुछ भी नहीं. अगर हम कुछ रीजन नहीं दे सकते तो इसका मतलब जो ग्रुप 2 है उसका एटॉमिक रेडियस is larger than group 13. अब इसका रीजन लिखो. शेल तो सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप बेरिलियम ले रहे हो, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हीलियम 2s2. और बोरोन ले रहे हैं तो बोरोन की क्या है? हीलियम 2s2 2p1. और जब हम ग्रुप 2 से ग्रुप 13 में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज को क्या होगा? डिक्रीज. ठीक है, सो लिखो द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स is smaller as compared to group 2. This is due to increase in nuclear charge as we move from group 2 to 13. In the same period, group 2 to 13 in the same period, right? जब हम down the group चलेंगे, so size down the group थोड़ा सा anomalous behavior show करता है. Otherwise अगर हम down the group define करें तो सीधा क्या होना चाहिए? Down the group it should increase because of introduction of a new principal shell. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली साइज होना चाहिए बोरोन का सबसे छोटा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद हेलियम. पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि एल्यूमिनियम का जो साइज है वो गैलियम से बड़ा होता है. ये एक रीजनिंग क्वेश्चन हमको आता है. ठीक है, सो राइट डाउन the observed atomic radius of aluminium is 143 picometers, whereas that of gallium is 135 picometers. This is due to the electronic configuration of gallium. अब समझो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे. एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3s2 3p1. ठीक है, गैलियम में हमने 3d भी भर दिया, राइट? अब 3d जो है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, पता है ना हमको, हमने पढ़ा हुआ है. शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटर मोस्ट शेल पे कितना पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट, राइट? जो ऑर्बिटल्स है वो उस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक
कितना पहुंचने देते हैं वो उसका शील्डिंग इफेक्ट है। जब हम SPDF करते हैं तो D का जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज पुअर। अगर D का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो ये न्यूक्लियर चार्ज को 4 तक नहीं पहुंचने देगा। सॉरी, ये जो है न्यूक्लियर चार्ज को 4 तक इजीली पहुंचने देगा क्योंकि ये शील्ड नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब अगर ये शील्ड नहीं कर पा रहा है तो न्यूक्लियस 4s और 4p को अपनी तरफ को ज्यादा खींचता है। क्योंकि वो ज्यादा खींचता है तो उसका एटॉमिक रेडियस को क्या हो गया, वो कम हो गया। हैव यू अंडरस्टूड? तो लिखो इसमें आगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, filling up of electrons in the inner d orbitals in case of gallium. In case of gallium, as a result of poor shielding effect, of d group या d orbit बोल दो या orbital बोल दो, d orbital, the nucleus does not pull the outermost shell more effectively. This increases the effective nuclear charge. This increases the effective nuclear charge in gallium, thereby reducing its size. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, thereby reducing its size. ठीक है, तो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? Energy required to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. Very very important, you have to write this, right? अब आयोनाइजेशन एनर्जी सेम हम ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में करेंगे क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है लॉन्गर पीरियड, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए ना, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन ग्रुप 13। आयोनाइजेशन एनर्जी उल्टा होना चाहिए, ग्रुप 13 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसकी साइज छोटा है। ठीक है, पर यहाँ पे ग्रुप 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज गोइंग टू बी मोर। व्हाई? एक्सप्लेन हम इसको कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इट इज NS2 NS2 only. Electronic configuration is of group 2 is NS2. ठीक है, इसकी NS2 राइट? यहाँ पे फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज हाई होनी चाहिए। ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स in case of group 2 it has more ionization energy। ठीक है, और down the group क्या होता है, ionization energy should decrease, right? So अब देखो यहाँ पे भी एक और
प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ेगी। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होनी चाहिए? इट शुड डिक्रीज। बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यही होना चाहिए ना ट्रेंड। पर हमने बोला कि गैलियम का साइज छोटा आ रहा है, सो अब आयनाइजेशन एनर्जीज में भी डिफरेंस आ जाएगा, राइट? सो लिखो इसमें, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप there is a sharp decrease, there is a sharp decrease in ionization energy from boron to aluminium, in ionization energy from boron to aluminium, and then first ionization enthalpy of gallium is higher. So अब यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए? एनर्जी ऑफ गैलियम इज हायर, ठीक है? देन आयनाइजेशन एनर्जी अगेन डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी अगेन डिक्रीजेस टिल थैलियम। तो डिक्रीज हो रही है ना ये, रीजन हम इसका क्या देंगे? That is because of small size of gallium due to poor shielding effect of d electrons. ठीक है? We've understood till here.